जिस समय कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं एज ए कंसल्टेंट और एज एन एडवोकेट, we can always take a balanced view, because the view which is not extreme, the view which can sustain in the court, and that is the most appropriate strategy to draw. Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. So namaste to all of you. Today we have with us advocate विवेक सरीन जी, और इन्होंने लास्ट सेशन भी लिया था और काफ़ी अच्छा सेशन था, बहुत फ्रैंक थे, ट्रांसपेरेंट थे, और उन्होंने हाउ टू कंडक्ट इन द कोर्ट के बारे में बताया था। अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो हम लोग अपलोड, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो सर्च इन जीएसटी एंड बियॉन्ड है, और रिक्वेस्ट यही करेंगे विवेक जी सभी लोगों के बिहाफ पे। धन्यवाद। Over to you, Vivek ji. So now coming to this point in this topic of the search and what happens after the search is done. So now I will not मैं bother नहीं करूंगा पब्लिक को, क्योंकि हर आदमी इस प्रोविजंस को जानता है कि सेक्शन 67 कैसे चलता है। हाँ, और उसमें फिर 70 का क्या रोल है, उसके बाद 142 का क्या रोल है। तो एक चीज तो तय है कि दरअसल मैं थोड़ा सा मिक्स करके बोलूंगा कि जहां तक सेक्शन 67 का सवाल है उसमें एक जस्टिफिकेशन होता है सर्च करने का। अब रीजन टू बिलीव राइटिंग में देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सर्च वारंट है उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, और रीजन टू बिलीव को की जुडिशियल स्क्रूटनी भी थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये वाले रीजन टू बिलीव की केवल एक आयोटा ऑफ डाउट is sufficient, or we can say suspicion on the practical side. Otherwise there has to be a strong cogent reason for undertaking the search. लेकिन practically ground पे नहीं होता है। जिस समय आप सर्च चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि क्या जो एडमिशन स्टेज है उस स्टेज पे दूसरी पार्टी अपना रिप्लाई बिफोर एडमिशन फाइल करेगी, नहीं करेगी। वो करती नहीं है, और अगर वो करती है तो उसमें केवल एफिडेविट लिखती है और जो फाइल नोटिंग्स है वो नहीं दिखती है, उसको इनक्लोज नहीं करती। तो जनरली व्हाट हैपेंस दैट द फाइल इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड फाइल इज सीन बाय द कोर्ट एंड इट इज नॉट गिवन टू यू, सो यू रिमेन इन डार्क कि उसमें रीजन टू बिलीव क्या नोट कर रखे हैं। नाउ देन यू आर ऑलमोस्ट इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति में एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन होती है। ये स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को डील करने का एक तरीका होता है। हमेशा जब भी जैसे सर्च हुई, सर्च होने के बाद उसमें क्या क्या हुआ, इस पे हमारा चैलेंज निर्भर करता है कि अगर सर्च हुई और एमिकेबली सर्च हो गई, कुछ नहीं मिला, सर्च वाज अनसक्सेसफुल, देन यू डोंट वांट टू चैलेंज इट बिकॉज एवरीथिंग इज ओके एंड यू डोंट वांट टू फाइट विद द डिपार्टमेंट आल्सो। नाउ सिचुएशन इज अदर वे अराउंड। जब ये हुआ कि सर्च हुई, सर्च में बहुत परेशान किया गया, पैसे की रिकवरी की गई, और बहुत सारी चीजें जो सीज करके ले गए, रिज्यूम करके ले गए, उनको उन्होंने पंचनामे में अपने नहीं कहा, उसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जिस समय सर्च टीम घुसती है उस समय वो 2-3 लोगों के साथ होती है, और जिसमें कि कभी उनके साथ पंच नहीं होते। तो पंच का पर्पस ये है कि मैं पंच पे आता हूं क्योंकि ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो आपको एक इंक्रीमेंटल एडवांटेज देते हैं कभी भी लिटिगेशन सिचुएशन। पंच का मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट विटनेस शुड विटनेस द सर्च ऑपरेशन। ओके, what is the purpose of the independent witness or the panchas is that there is no illegality, there is no harassment, there is no unfair or high-handedness by the search team. That is the purpose of the panchas, so that they can ensure the purity of a public officer's action. अच्छा, वो कितना प्योर है इम्प्योर है वो हम सबको प्रैक्टिकली मालूम होता है। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Most of the time they are some officers are very reasonable. They undertake their search operation in a very fair manner. Sometimes there is a difficulty where the perceptions are different from both the sides. The taxpayer or taxable person or the person searched, because there could be a situation where the person is not a taxable person and he's only connected with the taxable person. The search is undertaken at his premises also. So now let's take a situation. कैसे कैसे हो सकता है? Suppose
person A has two manufacturing units. Now, these two manufacturing units are also registered with the GST department, but his residence is not registered. But the search will be undertaken, most of the cases, that it will be undertaken at these two places of the two manufacturing unit and his residence also. That residence is not a registered place. So now they may resume some item, some document, something, because the word is used things, documents or things. They can resume some documents or things from the unregistered premises, and they can resume documents or things from the registered premises also. So this is the situation. Now, the panchayats have to be present to ensure the sanctity of the entire process. Now, what happens in most of the cases, there are times that the panchayats are available, and from the locality of the local persons, and they are independent in true sense. They are independent person, and in case they are in true sense they are independent person, then the search is undertaken very fairly. विवेक जी कुछ सवाल है? हाँ, प्लीज करिए, that will be very interesting. हाँ, INS-01 में हाँ, 3 बॉक्सेस हैं जो टिक होने चाहिए। सिग्नेचर सेक्शन 67(1) में जा रहा है या सेक्शन 67(2) में जा रहा है, उसका फॉर्म एक ही INS-01। जी। अब वो आते हैं, दिखलाते हैं, देते नहीं है, बोले हम देंगे नहीं। कम से कम INS-01 तो दे दे, ताकि वी कैन चैलेंज दैट कि INS-01 ही डिफेक्टिव है। हाँ, तो ये क्यों नहीं देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो उसका क्या वे आउट है? देखिए, अगर वो नहीं देते तो आपके पास एक वे आउट है। एक, आप RTI डालते हुए जिसका जवाब आपको कभी नहीं आएगा, RTI जिसका जवाब आपको कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपने वो कंप्लायंस कर दी, और उसके बाद आप जो सेक्शन 67 में एक प्रोविजन है, शायद सबसेक्शन 10 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए, जो CRPC के सेक्शन 165 में जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो कमिश्नर को दे रखी गई है। तो आप जुरिडिक्शनल कमिश्नर और जो DGGI जिसने सर्च की है, उसमें जो एडिशनल डायरेक्टर हो हु इज इक्वल टू कमिश्नर, वहां पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। RTI का नहीं, RTI के साथ साथ ये दोनों। अच्छा, ओके, फॉर्मल एप्लीकेशन। अच्छा, अब लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आता है प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड। वो आपसे कभी कुछ शेयर नहीं करते, आपकी कब एप्लीकेशन ना तो रिजेक्ट करते हैं, बस वो पेंडिंग की पेंडिंग है। अच्छा, अब इससे कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इससे कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि आपके पास एक मार्जिनल एक पॉइंट आ जाता है कि देखिए, हमने साहब इनसे रिक्वेस्ट करी थी, फिर भी उन्होंने कुछ मुझे सप्लाई नहीं की। स्मॉल एडवांटेज। हाँ, मतलब इससे कोई चीज केस टर्न नहीं करता है। लेकिन नहीं, मतलब बट व्हाट हैपेंस जब उसको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एंट्री पे, कि आप दिखाइए, वरना वो स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं सर्च, तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं, आप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ कि फेक सर्च में लोग आ गए, अफसर INS-01 नहीं दिखलाया, घुस गए। तो डू वी हैव द राइट टू डिमांड दैट INS-01 कि आप मुझे दीजिए? क्योंकि मैंने फोन पे मेरे पास एक पार्टी आई, मैंने बोला मांगो उसे INS-01, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। उस पार्टी ने लिख दिया जब तक ये डिफेक्ट पूरे नहीं होंगे हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, अफसर चले गए। ऐसे भी सिचुएशन वी हैव फेस्ड। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उसमें दो ही सिचुएशन है। एक तो ये सिचुएशन है कि किसी ने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के दौरान उनको लगा कि समथिंग इज नॉट ओके, देयरफॉर सब्सिक्वेंटली सर्च वाज अंडरटेकन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये होगी कहीं से उनको टिप मिली, इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो इंटेलिजेंस कहीं से आए कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज जो कि छुपा के रखी गई है, और अगर हम सरप्राइज ऑपरेशन नहीं करते हैं तो वहां से रिमूव कर दी जाएगी। हाँ, तो बहुत बड़े इवेजन को डिटेक्ट करने में उन छुपी हुई चीजों से मदद मिलेगी। यही उसका दो कारण है। तो इंस्पेक्शन से भी डाउट क्रिएट होना चाहिए, और जो इंटेलिजेंस है उससे भी डाउट क्रिएट होना चाहिए। अगर देखिए कौशल जी, ये डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, और उस बात को उन्होंने नहीं लिखा है अपने जो जस्टिफिकेशन है फाइल नोटिंग में, रीजन टू बिलीव में, तो वो सर्च वैलिड सर्च नहीं है। अच्छा, लेकिन कोर्ट में ये बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं, वो उसके लिए एडवांटेज है, वो डिपेंड करता है किस तरह की बेंच है। समटाइम्स बेंचेस आर वेरी गुड। अब जैसे RCI इंडस्ट्रीज का केस था जिसमें कि सर्च जो थी पूरी तरह से इनवैलिड कर दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ एक आध एक्सेप्शन मिले हैं, बाकी एक्सेप्शन मुझे नहीं मिले हैं अभी तक। सर्च में आमतौर पे वो ये कह देते हैं कि भाई आप इसको एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स में चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि फैक्चुअल एस्पेक्ट। अच्छा, और दूसरी बात इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि कोई एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है भाई। आप या तो हाई कोर्ट जा रहे हैं या फिर एडजुडिकेशन में जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, एडजुडिकेशन में 73 या 74 है। कौन सा ऑफिसर GST का DGGI की सर्च को इनवैलिड डिक्लेयर करने को बैठा है? ठीक बात है।
वो कभी नहीं करता है। हाँ, तो वो जिसका ऑथराइजेशन कमिश्नर ने दिया हो, जो एडिशनल डायरेक्टर ने, और एडजुडिकेशन में 74 में हमेशा एडिशनल कमिश्नर होता है, हु इज जूनियर टू दी कमिश्नर। हाँ तो वो कैसे सर्च इनवैलिड हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, उस जगह नहीं हो, कोठी है। तो आमतौर पर देखिए उसका कारण ये भी है कि जैसे सर्च ऑपरेशन हो गया ना, ये पोस्ट फैक्टो सिचुएशन में आप गए कोर्ट के अंदर कि भाई सर्च गलत है, तो लेकिन सर्च तो हो चुकी है। हाँ तो अब आप उसको क्लॉक को मतलब वापस नहीं कर सकते। तो अब उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज रह जाती है। मतलब सर आप क्वेश्चन ये है हाँ कि जब आप सर्च की बात कर रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है कि सीआरपीसी के प्राविधानों के तहत कार्रवाई होगी, ठीक? जी, तो क्या INS 01 उसके अंतर्गत नहीं आता? अगर हम किसी भी विक्टिम के यहाँ अगर हम सर्च करने जाते हैं पुलिस के द्वारा, तो पुलिस एक सर्च वारंट लेके जाती है जो वहां उपलब्ध कराती है। क्या वो यहाँ लागू नहीं है? बिल्कुल लागू है। जो भी प्रोविजन सीआरपीसी के सर्च ऑपरेशंस के लिए एप्लीकेबल है, जो सेक्शन 99 से चालू हो जाते हैं और 65 तक 165 तक चले जा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रावधान लागू हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई सर्च ऑपरेशन में सीआरपीसी के किसी प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो सर्च जो है वो इलीगल मानी जाएगी और इनवैलिड मानी जाएगी। करेक्ट सर। तो INS 01 क्यों नहीं देते ये? देखिए, INS 01 नहीं देते हैं तो इसके लिए तो उनके पार्ट पे लीगैलिटी है, जिसकी हमको उनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। बिल्कुल सही। Hello, हाँ जी, sir. One more thing, sir. When they come for the search, they tick all 67(1) and 67(2) both, हाँ। and it is computerized. So is it also valid, sir? देखिए, आप इस बात पे देखिए, जो इस समय सिचुएशन है कि मान लीजिए कि इंस्पेक्शन हुआ, मैं हूँ DGI इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। मेरे किसी इंस्पेक्टर ने जाके इंस्पेक्शन भी किया, मुझे टिप भी मिली, तो हो सकता है टिप पहले मिल गई उसके बाद इंस्पेक्शन हुआ। ये पोजीशन भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब इन ग्राउंड पे आप ये नहीं कर सकते कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो या तो ए हो या बी हो। तो नाउ सर मेरा क्वेश्चन है, वो सर्च टीम आए, INS 01 दिखाए, लेकिन उसमें कोई ऑथराइजेशन नहीं, सील साइन नहीं, हाँ, सीधा से आ क्या जाओ। वो सर्च में आप अपना क्वेश्चन दोबारा से कहेंगे प्लीज? सर्च प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस में सर्च टीम आए, वो INS 01 दिखाए, लेकिन उसमें कोई सील साइन नहीं, यानी कि कोई ऑथराइजेशन ही नहीं, क्या वो सर्च वैलिड है? नहीं, बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। आप उस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि आप सर्च नहीं कर सकते, एंट्री आप डिनाई कर दें। नहीं, हम एंट्री डिनाई किए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एडिशनल कमिश्नर आए हुए हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, तो एडिशनल कमिश्नर साइन कर देना। तो नहीं किए। एडिशनल कमिश्नर अगर आया हुआ है तो ही शुड साइन हिमसेल्फ। फिर भी नहीं साइन की। फिर भी नहीं साइन तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। और जब मैं कमिश्नर से मिला, मैं ये बात उठाया, वो बोले कि हमारे पास तो, मैं बोला आपके पास अगर फाइल है तो रीजन टू बिलीव, और ये साइन किया हुआ है, वो बोले ऐसा कुछ फाइल में नहीं। तो फिर तो वो चैलेंज सीधे हाई कोर्ट में जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर देखिए क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल साइड बताता हूँ नारायण जी, कि जैसे आपने जिस समय चैलेंज किया, जिस समय तक कोर्ट में वो पहुंचेगा, रीजन टू बिलीव बैकडेट में बना देते हैं। तो हमारे पास कॉपी भी है ना? नहीं, रीजन टू बिलीव की कॉपी नहीं होगी ना रवि नारायण जी। नहीं, हाँ, विवेक जी तो फाइल नोटिंग है। वो फाइल नोटिंग। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि बहुत बड़ा लूप होल है सर, इसका लूप होल वो कर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि देखिए, या तो हमारी फाइलिंग, जो फाइल जैसे केस डायरी होती है पुलिस की, कि वो 24 घंटे चलती है, लेकिन आमतौर पर पुलिस की केस डायरी भी 24 घंटे लेट चलती है, ये सबको मालूम है, प्रैक्टिकल बात है। ऐसे ही उनकी जो फाइल होती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो भी बाद में बैक डेट में उसमें सारी एंट्रीज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑडिट ट्रेल ऐसा तो है नहीं कि दिन नंबर डालना है जिससे टाइम और टाइम स्टैंप उसके अंदर आ जाए। तो देखिए, अब इसमें आगे चलते हैं, मान लीजिए कि सर्च हो गई आपके यहाँ, तो प्रैक्टिकल साइड में क्या होता है कि 99% केसेस में जिस समय सर्च टीम आती है तो लोग रेसिस्ट नहीं करते। उन्होंने INS दिखाया, उसने देखा नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सर्च टीम आ गई, सबके बैच थे, सबने, उसमें तो लिखा होता है मैंने तलाशी दी, आपकी तलाशी ली, सब कुछ सौहार्दपूर्ण रहा। ये उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ना तो कोई तलाशी देता है, ना ही सौहार्दपूर्ण होता है।
यहाँ तक कि उसमें मारपीट भी होती है, उनका बस चलता है तो वो लोगों को मारते भी है। और कई बार ऐसा होता है कि जो टैक्स पेयर है उनके लोग भी कई बार प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, अब इस सिचुएशन को देखते हैं कि ये हुआ कि भाई इस समय आए, उन्होंने सर्च करी, सर्च करने के बाद मोस्टली उनका जो पर्पज ये होता है वो चाहते हैं कि सर्च इज सक्सेसफुल व्हेन दी डिपॉजिट वाज मेड। अच्छा, डिपॉजिट। तो अगर सर्च हुई और जिसमें क्योंकि पैसे की रिकवरी नहीं हुई, दे फील दैट सर्च वाज नॉट सक्सेसफुल। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट किसी भी टैक्स पेयर के लिए ये है कि आने के बाद उसको कहा गया कि आप या तो मुझे पेमेंट जमा कीजिए, अगर आप पे कैश है तो कैश से कीजिए, नहीं तो आप आईटीसी रिवर्सल कीजिए, वो भी आप या क्रेडिट लेजर से कीजिए, तो आप INS 03 उसमें DRC 03 उसमें जमा करते हैं, उसके जरिए करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो टैक्स पेयर सोचता है कि ये आके यहाँ पे पूरी रात पूरे दिन 2 दिन बैठे रहेंगे और उसके बाद उनको थ्रेट करते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके परिवार के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो एक बिजनेसमैन की सोच ये होती है कि भाई ये अननेसेसरी मुझे हैरेस कर रहे हैं। और सर्च टीम का खासतौर पे DGGI के लोगों का और ये एंटी इवेजन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल GST की, और SIB अगर होती है जैसे यूपी में SIB है, तो उस तरह की जो ब्रांचेस हैं वो इस बात का प्रयास करती हैं कि आपकी अगर लायबिलिटी एज्यूम कर लीजिए 1 करोड़ की बनती है तो आपको 5 करोड़ का भय दिखाते हैं, जिससे कि 5 करोड़ के भय की वजह से आपको मालूम पड़ जाएगी थ्रेशोल्ड लिमिट अरेस्ट की हो गई है और ये मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। और बहुत बार ये होता है कि वो भले ही वहां पे आपके खिलाफ कुछ भी ना मिले, आपके खिलाफ कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो आपके यहाँ सर्च करते हैं जिससे कि आपको प्रेशराइज कर सके और कुछ पैसा जमा कर सके। तो मान लीजिए कि A पर्सन क्या सर्च हुई, उसके सर्च के दौरान उससे स्पॉट पे कुछ स्टेटमेंट ले लिया गया, उसने आपका नाम ले दिया कि आपके साथ भले ही वो लीगल और पूरी तरह से लेजिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन वो आपके यहाँ भी आ जाते हैं सर्च करने के। जैसे जो कंबाइंड सर्च होती है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में मनेसर में सर्च हुई, मनेसर में A मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर सर्च हुई, which is procuring the goods or the raw material from B unit. So at the same time they will go, because they have taken your name, B's name, or they have found some document where the name of B is also mentioned. They will go there and search also whether the B's transaction are completely correct in accordance with section 35 or whatever the provisions. Then still they will pressurize them to make the deposit. And what about INS 01 for B? They will also get that issue. There's no difficulty. They will insure everything. Okay. They will insure everything. क्योंकि आमतौर पे अगर एंटी इवेजन यूनिट है तो वो जाकर ले आएगा। सुबह किसी के 7 बजे सर्च हुई है तो 10 बजे तक आपके यहाँ का भी आ जाएगा, बी के यहाँ का भी आ जाएगा। तो ऐसा उनके लिए कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि उनको फाइल नोटिंग तो बाद में बनानी है, उसमें नाम ही बदलने हैं उनको। तो अब ऐसी एक बात और, जो रेजिडेंस में जाने का राइट है कि नहीं, क्योंकि रेजिडेंस इफ रेजिडेंस इज नॉट ए प्लेस ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स वाले तो जा सकते हैं, GST वाले रेजिडेंस कैसे चले जाए? GST वाले भी रेजिडेंस पे जा सकते हैं, कोई उसमें प्रोहिबिशन नहीं है। नहीं, बट दैट इज नॉट ए प्लेस ऑफ इन्वेजन। दैट इज ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। देखिए उसमें यह है कि प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं है, जहां पे भी ऐसा कहा गया कि कोई भी सामान, कोई डॉक्यूमेंट या थिंग जो छुपा के रखी गई है, कंसील की गई है, और अगर नहीं करते हैं तो वो रिमूव कर दी जाएगी, ऐसी जगह पे वो सर्च कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह जो है जो अनडिक्लेयर्ड प्रोमाइसेस है, अगर हम उन केसेस को देखें जहां पे कि एक्चुअल में इवेजन हो रहा है, वहां पे कौशल साहब कैसे हो रहा है कि वो अनरजिस्टर्ड प्रोमाइसेस है, ठीक है, तो वो तो प्लेस ऑफ बिजनेस उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में वो दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। रेजिडेंस की बात, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में बिजनेस है, फर्स्ट फ्लोर में रेजिडेंस है, तो वो रेजिडेंस इज मतलब residence is not declared as place of business and residence cannot be place of business, then also they can go to place of residence. they can still go. देखिए अगर कोई प्रोहिबिशन है, जैसे अगर लैंग्वेज इस तरह की होती कि they can go to the place of business only, क्योंकि इस बात के सपोर्ट जो है वो this should be traceable to section 67 itself, और section 67 में कहीं पे ऐसा नहीं दे रखा है कि वो कि प्लेस ऑफ बिजनेस ही होना चाहिए, उसमें वर्ड यूज किया गया है secreted in any place. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.
जो सबसेक्शन 2 है उसका कि आर सीक्रेटेड इन एनी प्लेस। ठीक। तो वर्ड एनी की वजह से वो कहीं भी जा सकते हैं ये, और ये प्रैक्टिकल भी है, वो इस तरह से करते भी हैं। और अगर आप टैक्स ऑफिसर होगे तो प्रोबेबली आप कहेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन बहुत मुश्किल है, क्यों हर आदमी जो है फिर अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस से अपने रेजिडेंस से काम करना शुरू कर देगा। तो मतलब हम जैसे जिस समय कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं एज ए कंसल्टेंट और एज एन एडवोकेट, we can always take a balanced view, because the view which is not extreme, the view which can sustain in the court, and that is the most appropriate strategy to draw. अच्छा, दूसरे आजकल कुछ ट्रेंड भी है कि चूंकि एक्ट नया है तो वो कह रहे हैं हर जगह पे एक सवाल ये आ जाता है कि इज देयर एनी प्रोहिबिशन, भले ही इम्प्लाइड प्रोहिबिशन हो, बट इज देयर एनी प्रोहिबिशन? इन केस देयर इज नो प्रोहिबिशन, tax authorities are free to take the action in quite a number of situations. So now coming to the situation where documents have been resumed, documents कई तरह से resume हो सकते हैं। हमारा कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, उसका डेटा उन्होंने कॉपी कर लिया, या कंप्यूटर को उठा के ले गए, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि मेरा मोबाइल ले गए, या मोबाइल का डेटा कॉपी कर लिया। तीसरी सिचुएशन, हर एक के पास एक क्लाउड सर्वर होता है, भाई जो भी क्लाउड स्पेस लेकर रखते हैं हर एक टैक्स पेयर, जिसपे सारा डेटा उनका अपलोडेड रहता है, जो उनके अकाउंट्स होते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें। आई थिंक ऐसी सिचुएशन आप सबके सामने बहुत बार आई होगी कि जहाँ पे कि वो क्लाउड स्पेस में उनका वो है सिस्टम, तो उनके पास जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसका सारा एक्सेस होता है पहले से। When they reach your place, they have all the information about who is the cloud service provider for you. So they have information about your data. They have already downloaded something. All they are trying to do is that corroborate their own information by accessing your computer or your mobile phone. Without, अच्छा, अब ये तो ऐसी चीजें होंगी जो डिजिटल एरिया में आ जाती हैं, डिजिटल स्पेस में। इसके अलावा एक और स्पेस है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी स्टेटमेंट आपके खिलाफ है, पहले से उन्होंने स्टेटमेंट किसी और जगह पे सर्च करके ले रखा है, तो ये भी एक सिचुएशन है जो कि सामने आती है। अब उन्होंने बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, आपके पंचनामे के अंदर उनको नोट कर देते हैं, और कुछ चीजें पंचनामे से बाहर होती हैं, अनडिक्लेयर्ड रहती। जो अनडिक्लेयर्ड रहती हैं उसमें आमतौर पर मोबाइल फोन होता है, कई बार लैपटॉप्स होते हैं, या पेन ड्राइव होती है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस में आया, आमतौर पर मोबाइल फोन होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं। किसी पे आईफोन है 14, 16 वॉटेवर, 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर का आता है, वो लेके चले जाते हैं, जिसको कि आमतौर पे वो डिक्लेयर नहीं करते। तो एक उनका ये मोडस ऑपरेंडी हो गया। उसके बाद जब सर्च कंक्लूड होती है, तो सर्च कंक्लूड होने के टाइम पे आपने अक्सर पाया होगा कि उन्होंने टाइम स्टैम्प जो है वो आगे पीछे की डालते हैं। अच्छा। अगर सर्च 8 बजे तक चली तो 5 बजे क्लोजर दिखा देंगे। 8 बजे चली और 5 बजे 8 PM तक चली, लेकिन 5 PM पर क्लोजर दिखा दिया। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको रेसिस्ट करें। तो उनके पास तो राइट है ना कि वो अगर आफ्टर सनराइज दे कैन एंटर, और एक बार एंट्री के बाद फिर वो रात भर रह सकते हैं या 2-3 दिन लगातार रह सकते हैं उसमें, तो वही हाँ, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसके रीजंस क्या हैं? देखिए, उनको आपसे कोई गलत रिकवरी करनी हो, आपको हैरेस करना हो, तो वो उस वजह से उस पंचनामे को मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, तो अभी जो थंब रूल बना हुआ है कुछ जजमेंट्स के हिसाब से कि ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन रिकवरी कांट बी मेड। हाँ, ठीक। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अगर सर्च ऑपरेशन हो गया है तो 8 बजे खत्म हुआ, उन्होंने रिकवरी करी आपसे 6 बजे, सर्च ऑपरेशन का क्लोजर दिखाया 5 बजे। अच्छा, तो सर्च क्लोजर के बाद अगर रिकवरी दिखला तो उनके ऊपर उनके प्रेशर के कारण नहीं हुआ है, ये कह सकते। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी था, वॉलंटरी। और DRC 03 के नीचे लेजेंड लिखा होता है, इसमें लिखा होता है वॉलंटरी पेमेंट अगेंस्ट दी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 74(5). चुनना पड़ता है, दे हैव द ऑप्शन 74 या 70। तो मोस्टली दे इंश्योर दैट द टैक्स पेयर चूजेस द ऑप्शन ऑफ दिस वन 74(5). हाँ, मेरे सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे सर्च के दौरान अपनी जो रिकवरी होती है, अगर क्लाइंट उस समय डिमांड जमा नहीं करता है तो कभी कभी क्या होता है, वो डिपार्टमेंट वाले उनसे चेक की कॉपी ले जाते हैं, तो क्या वहाँ पे चेक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर वो चेक की कॉपी ले भी जाते हैं तो आप उसको स्टॉप पेमेंट कर दीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मोबाइल फोन में अगर अनडिक्लेयर्ड है, कैन वी फाइल FIR दैट चोरी हो गई है? हाँ, आप कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मुझसे जबरदस्ती ले गए, जबरदस्ती अनडिक्लेयर्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि चोरी हो गया है, क्योंकि देखिए, चोरी का मतलब, थेफ्ट का मतलब है कि टेकिंग अवे द थिंग्स फ्रॉम योर पोजीशन विदाउट परमिशन। विदाउट, तो आपकी परमिशन के बगैर आपसे सामान अगर ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट।
तो ये अब अगर हम देखें कि ये उनका मोडस ऑपरेंडी है, तो मेरे ही एक एक्सपीरियंस में ये हुआ कि दैट आई हैड द चांस टू आर्ग्यू द फर्स्ट केस इन द इन दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द सर्च ऑपरेशन. इट वाज अ सक्सेसफुल केस. तो आफ्टर दैट हैज बिकम अ नॉर्म ऑल अक्रॉस इंडिया. उसका नाम है वल्लभ टेक्सटाइल. हाँ, तो वल्लभ टेक्सटाइल वर्सेस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, दिल्ली हाई कोर्ट का 2022 का जजमेंट है, जस्टिस शक्दर ने डिलीवर किया. और उसके अंदर ये नॉर्म ले डाउन किया गया कि ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन नो रिकवरी कैन बी मेड. और उसमें जो मेरी पार्टी से जो पिटिशनर था, उससे जो पैसा रिकवर किया गया था, उस सब का डायरेक्शन हुआ कि दैट शुड बी रिफंडेड अलोंग विद 6% इंटरेस्ट. सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ टाइम कंक्लूजन के रिगार्डिंग. जैसे आपने बताया कि 5 बजे का टाइम वो डालेंगे, 8 बजे सर्च कंक्लूड किया है. तो कभी कभी प्रेशराइज में वो टैक्स पेयर ये कर ही नहीं पाता, वो 5 बजे का टाइम साइन कर देते हैं. तो उस केस में क्या किया जाए? उसको आपको तुरंत जो है जैसे ही सर्च कंक्लूड होती है, आपको विदाउट वेटिंग यू हैव टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू दी अथॉरिटीज, जिससे आप अपनी बात को रिकॉर्ड पे ला सके. तो देखिए ऐसा है कि जहां तक सर्च ऑपरेशन में उनके कंडक्ट की बात है फॉर दिस पर्पस, तो एक डायरेक्शन भी इशू हुआ है 2021 के अंदर भूमि एसोसिएट्स का, विच आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर. और भूमि एसोसिएट्स में एक सिंप्लिसिटी डायरेक्शंस हुए थे, और उसमें उस डायरेक्शंस के 4 हिस्से हैं, और चारों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो फाइनल कंक्लूड नहीं हुआ कभी, लेकिन उसमें डायरेक्शन जस्टिस पर्डीवाला ने किया. तो जस्टिस पर्डीवाला ने वो जो 4 डिसिप्लिन बताए हैं, और उसी डिसिप्लिन को उस समय उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्शन और द एडवाइजरी इशू किया था हाई कोर्ट. तो ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स द इलीगल रिकवरी. उसके बाद सेकेंड स्टेप जब आया, वो आया वल्लभ टेक्सटाइल में. वल्लभ टेक्सटाइल का जजमेंट जो है बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट है, जो कि सारी दुनिया में साइट होता है. और उसमें अगर आप पे कॉपी नहीं है तो मैं भेज दूंगा. और उसमें भूमि एसोसिएट्स को हम देखें और वल्लभ टेक्सटाइल को देखें तो हमारे को पूरा डिसिप्लिन उसका क्लियर हो जाता है. तो उसमें भूमि एसोसिएट में उन्होंने कहा था कि चेक, कैश और ई पेमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, नथिंग इज परमिसिबल. तो आपका जो क्वेश्चन था कि चेक के द्वारा कर सकते हैं, आंसर इज नो. इवन इफ द चेक इज इशूड, यू कैन ऑलवेज स्टॉप द पेमेंट एंड नोबडी कैन कंप्लेंट अबाउट इट. और भूमि एसोसिएट का जो सेकंड डिसिप्लिन है, उसमें यह कहा गया है कि अगर एसएससी भी सामने आके कहता है कि मैं पेमेंट करता हूं, तो आप उसको मना कर दीजिए. तो उनका कहना है कि जिस समय सर्च पार्टी चली जाए, अगर आपके सामने वो आता है, कहता है मुझे वॉलंटरी पेमेंट करना है, तो आप मना कर दीजिए, साहब आप पेमेंट मत करो, जबकि करते वो उसका कंट्री है. और उनका कहना है कि एटलीस्ट 24 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड रखिए. भाई जिसके यहाँ सर्च हुई वो पैनिक मोड में इस समय पेमेंट कर रहा है, लेट हिम गो टू द कंसल्टेंट एंड कंसल्ट हिज लॉयर और एडवोकेट और whomsoever. ये दूसरा उनका डिसिप्लिन का पॉइंट था. तीसरा उनका ये कहना है कि अगर इनका जो कंडक्ट है उससे अगर कोई दिक्कत है, तो बोर्ड को फाइल कंप्लेंट का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जो बना नहीं है, जो उन्होंने बनाया नहीं है अभी तक. और जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होना चाहिए. हाँ, कंफर्मेशन तो हो जाता है सर, कंक्लूड होने के तक सब कुछ कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका इतना इतना पाया गया है, आपको इतना इतना डिमांड है, आपका भरना है. भले आप अभी ना भरो, लेकिन बाद में हमारे चले जाने के बाद भर देना अपने हिसाब से. हाँ, वो उसका रीजन यही था. क्या हुआ कि जो भूमि एसोसिएट्स का डायरेक्शन आया वो 16 फरवरी 2021 को आया. और 16 फरवरी 2021 के बाद क्या किया उन्होंने कि एक उन्होंने 2 फरवरी 2021 में ये 16 फरवरी 2021 का है, और इन्होंने 25 मई 2022 में एक इंस्ट्रक्शन निकाल दिया. और उस इंस्ट्रक्शन में ये कहा कि रिकवरी कोई भी तरह से नहीं होगी सर्च और इंस्पेक्शन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान. तो इसमें क्या किया कि उन्होंने एक स्टेप आगे गए, क्योंकि भूमि एसोसिएट्स में दोनों ही बातें थी. भूमि एसोसिएट्स में था कि इन्वेस्टिगेशन, जब सेक्शन 70 का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो तब भी आप नहीं करेंगे, और जिस समय सर्च 67 की चल रही हो तब भी आप नहीं करेंगे. अच्छा, अब इसमें आते हैं कि क्या मोडस ऑपरेंडी क्या होता है. मोस्टली आपके यहाँ सर्च कंक्लूड हुई, भाई अगर डीडीजीआई की सर्च टीम मान लीजिए कि अहमदाबाद पहुंची, दिल्ली जोनल यूनिट की या हेडक्वार्टर की यूनिट पहुंची, मान लीजिए कि हेडक्वार्टर की यूनिट बोकारो में पहुंची या रांची में पहुंची, तो वो क्या करेगा कि सर्च कंक्लूड हो गई. अब उसको मालूम है कि सर्च के दौरान रिकवरी मत करो. 6 बजे शाम को सर्च कंक्लूड करी, सब कुछ टाइमिंग ठीक डाली, आपसे कुछ नहीं मांगा,
आपको ले गए लोकल जोनल ऑफिस में, वहां इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 70 ऑन द स्पॉट दिया, आपको लेके गए, ले जाने के बाद आपको वहां पे रात भर बिठाया, सुबह 4 बजे आपसे कहा गया पेमेंट जमा करो। सर्च तो कंक्लूड हो गई पिछले दिन, अब अगला दिन आ गया। तो इसलिए उसमें ये भी प्रोविजन है, ये भी प्रावधान दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ। ये इंस्ट्रक्शन नंबर है 1/2324। ये यस, ये उसी की कंप्लायंस में आया था। नहीं सर, तो होता क्या है कि जेन्युइन परचेज होती है तो कई मामले में कोई सप्लायर फेक इनवॉइस भी इशू कर देता है, कई मामले में जेन्युइन इनवॉइस भी इशू करता है। जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन होता है उसके वहाँ पे भी सर्च हो जाती है, उसी हिसाब से मान के चलते हो लोग कि वहाँ पे फेक इनवॉइस इशू किया है, तो ये आपने भी फेक इनवॉइस लिया है, आपने डिलीवरी ली नहीं है, खाली आपने आईटीसी ले ली है, तो उसको आप रिवर्स करो। हम लोग उसको मना कर देगा, हम आईटीसी रिवर्स नहीं कर देंगे, हमारा जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। फिर वो मतलब कुछ भी दबाव डाल के ये अपने पास ये कंफर्म करा लेते हैं कि भाई देखो ये सर्च हुआ है तो ये तो करना ही है, अपना आईटीसी इतना बनता है, आप रिवर्स कर दो, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो कभी जी। क्या करते, पैसे हम मना करते हैं, हम नहीं देंगे अभी, तो कंक्लूड तो कर ही लेते हैं वो लोग कि आपका इतना पाया गया, इतना आईटीसी आपको रिवर्स करना है, 50 लाख करोड़ रुपए का। फिर भले हम पेमेंट नहीं करते, आईटीसी रिवर्स नहीं करते, जैसे आपने बोला कि कैश पेमेंट या चेक से या फिर ई पेमेंट से या फिर आईटीसी रिवर्सल उस टाइम पे नहीं होता है। फिर ये तो कंक्लूड तो हो ही जाता है ना पंचनामा के साथ कि भी आपको इतना आईटीसी रिवर्स करना है, तो फिर बाद में 24 घंटे के बाद भी वो तो अपना कंफर्मेशन है ही, तो उसको भरना ही तो पड़ेगा। नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। देखिए उसका तरीका क्या है हाँ। कि जिस समय वो आपसे स्टेटमेंट कराते हैं, तो हाँ। स्टेटमेंट के दौरान वो आपसे इस बात का एडमिशन कराते हैं दबाव देके कि हाँ। मैंने जो है वो फेक बिलिंग्स ली हैं, हाँ। underlying supply of service oblique goods are absent. That is what they say. And they ensure that you make the admission. So the right course of action in this situation is when they have forced you to make the incorrect admissions, you file the retraction. रिट्रैक्शन 24 घंटे में भर दे, बराबर है, फाइल कर दे। हाँ, अगर 24 घंटे से लेट भी हो गया तब भी चलेगा, परफेक्ट। but retraction must go immediately. इज इट ऑन अ स्टैम्प पेपर और इट शुड बी? नहीं, आप ईमेल से भेज दीजिए, स्टैम्प पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप ईमेल से भेज दीजिए। आप ईमेल उसके बाद आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। ईमेल इज ए वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। लॉक हो जाता है, बराबर है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एडमिशन दिया था वो आपने रिट्रैक्ट कर लिया, एडमिशन वो अब खत्म हो गया, आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। यू डोंट हैव टू कंप्लाई विद देयर coercion or with their pressure. Got it. So, Kaushal ji, now coming to the point ki now what should be done when the recovery has been made? The first important point is that one should file the retraction immediately of the admission statement, and in that the retraction statement, he should also demand the refund of payment which has been made through DRC 03. So that is the fundamental point. Now, once it is done, they will never refund you that money, despite the fact you have requested for the refund along with the interest. Now, you have to approach the High Court immediately, without delay. You approach the High Court and ask the High Court, request the High Court to direct the refund along with interest. The grounds will be all those grounds, मतलब जहाँ पर been followed on that ground. Yeah, you can take all those grounds. This could be the grounds, various grounds that could be amenable to the court. There could be other grounds also. The ground is that of Constitution, Article 265, which says that no recovery can be made without the due process of law. The process of law is that which is laid down under Rule 142. Rule 142 says only in two situations you can make the payment. Either you self-ascertain and you make the payment, and that self-ascertainment should be communicated to the adjudicating officer or your proper officer, and proper officer should confirm. Either proper officer will confirm saying that your self-ascertainment is correct. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Or he will say your self-ascertainment is still falling short of the due liability. Then he will issue you further communication. That is situation 1. Situation 2 under 142 is also this, that there would be communication from the proper officer
for you to make the payment of such and such shortfall in the taxes, which is due from your side to the department. In these cases, there is no such communication. Now, once you file DRC 03, there is a requirement that DRC 04 and 5 should follow. Now, in none of the such cases, DRC 04 or 5 is issued. I'm not talking about the months, I'm saying about the years together. So that is another point. So in those circumstances, these are the facts. So ultimately, if you look at Vallabh Textile, where I have placed the analysis of 142 along with 67, said that analysis was accepted by the court, saying that you cannot put the cart before the horse. The process is that there should be determination either by way of self-ascertainment or by way of adjudication, and the recovery should follow thereafter. Now, it cannot happen that the recovery will first come and there would be ascertainment subsequently, either by way of self-ascertainment or by adjudication. When you say self-ascertainment, the self-ascertainment can only happen through GST 1 or 3. You can always do that. There could be procedure. So this is sir, 1 and 3 Yeah. is already filed. Then it is only adjudication. After adjudication, only self-assessment will start, no? No, self-ascertainment could be even without any adjudication. You may go forward and say that I feel that there is a short payment from my side, so let me just make the payment. How will you make the payment? You will use DRC 03 and make the payment. And once you make the payment, then you would know that the proper officer whether has accepted or not accepted. Sir, here one question as far as one of the previous discussion what we had as far as exclusivity of inspection and search is concerned. Right. Now section 67(1) says there is a power to inspect. Section 67(2) says there is a power to search. Now power to search either can flow from an inspection that is done or otherwise. So directly they can come and do the search. But if the warrant allows the officer to do 67(1) as well as 67(2), my limited question is he going to draw up an inspection report or is he going to draw a Panchanama? It depends on. In case he undertakes the inspection, he will do the inspection report. And in case he does the search, then he will do the search, Panchanama. Most of the time we have seen that inspection and search are misunderstood. They they come under the inspection power, but they generally start doing searches. How can we restrict them? See, there is no prohibition. I tell you that I, as an officer, suppose let's wear the hat of the officer. Now, as an officer, I cannot be restricted. Suppose that who gives the authority? Additional commissioner gives the authority minimum. Additional commissioner says you on the ground you take the call. Either you undertake the inspection or you undertake the search. It depends on you. Suppose you want to create a surprise element, then you must go and do the search and seize the things or documents. In case you do not want to go aggressive, you do the inspection, and it all depends on them. So they leave the discretion on the search party. It is assuming that the police officer has been given authority to stop the crime on the road or in the locality. Then he can always, he can have the open warrant. It is like an open warrant, and he can go and enter the premises of anyone and can see that in case there is a likelihood of any crime, he can stop that. So let's compare this with this. That he has been given both the options. He can do one of them in order to evade the tax payment. Sir, but does it require to have two INS 01 or one? I ask this because one is sufficient. One can have both the options. Okay. Because technically and legally, in case there is two or there is one, there could be hybrid or combined, there could be two also. It is not going to make any difference. So yes, sir. I ask this because this is pari materia with an income tax provision where there is section 132 for search and 133A for survey. And they say that they can come for survey and on the basis of materials they found during survey, they can convert into that of an search. However, this conversion requires a authorization. So same provision that is there reproduced in GST, wherein they say 67(2), if you read, it says in pursuance of an inspection. So officer will come only for inspection, and then in pursuance of inspection, if he found something, then it will be converted into that of a search. So that conversion requires again an authorization. See, the income tax, you are very right. Income tax is very mature. It has matured over a long period of time, and they are not very high-handed even during the investigation also, which you must have experienced. But
the situation is completely different here in GST. The investigation team is very, very aggressive. Even during the investigation, when the Section 70 summons are issued, they call you at the place and they harass you to the hilt. Now, you are rightly saying that subsection 2 refers to both the situation, either in pursuance of inspection or otherwise. So otherwise refers to the intelligence. Now, he can always convert that because he is having both the option in his warrant, then he can do both of them. First, he can do the inspection. He can convert that in the file. There is no difficulty for them. Even if the subsequent, because it doesn't require every time a DIN number, because that is a file noting. So, and that is inter-se communication between the department. It is not a communication to the taxpayer. So therefore, what they do, they make the file noting and carry out the entire operation. Okay, sir. What we have understood now that suppose additional director commissioner given the authorization for 7 subsection 1, और उस वक्त जब उसे 7(1) में मिलता है कि 2 में जाना है, उसको दूसरा एक ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकता। और खुद से उसको अगर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे दी जाए तो कुछ भी कर लेगा। तो उसको वहीं बैठ के हो सकता है कि सेक्शन 67 सबसेक्शन एडिशनल कमिश्नर जो उसका हायर अथॉरिटी से फिर से INS 02 लेके आए, फिर वो स्टार्ट करे सर। आमतौर पर जो लार्ज सर्च ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो एडिशनल डायरेक्टर होता है वो स्पॉट पे रहता है। ओके, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो ये हुआ है कि एडिशनल डायरेक्टर खुद सर्च ऑपरेशन में था। हाँ, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द केसेस मान लीजिए वो इंस्पेक्शन के लिए आया, अब उसको लगता है कि सर्च में कन्वर्ट होना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको दूसरा INS 01 साइन करवा के ऑथराइजेशन तो लेके आए कि ऑथराइजेशन तो उसको कौशल जी खुद इशू करना है, एडिशनल डायरेक्टर को खुद ही करना है। नहीं, मान लीजिए एडिशनल डायरेक्टर साथ में नहीं आया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में टेक्निकली उसको नहीं कर सकता टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। ठीक है, हम लोग रेस्ट्रिक्ट तो कर ही सकते, मतलब हाँ, आप रेसिस्ट कर सकते हैं और आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। तो आमतौर पे देखिए, जो प्रैक्टिकल साइड इसकी यही है कि जिस समय सर्च ऑपरेशन होता है उस समय जो बिजनेसमैन है वो उसको रोकता नहीं है। हाँ, वो केवल 1% सिचुएशन होती है और 99% में उनको कोऑपरेट करता है। हाँ, करेक्ट। और जिस समय वो कोऑपरेट करता है उसके बाद जिस समय वो सर्च पार्टी चली जाती है, जब वो पेमेंट वगैरह निकाल लेते हैं और सर्च पार्टी चली जाती है, उसके बाद वो किसी कंसल्टेंट को कॉल करता है या किसी CA को कॉल करता है। तो उस समय जिस समय वो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे पहले की सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम में बहुत एकेडमिक रहती है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अब उसने इंस्पेक्शन के लिए आया है, सर्च के लिए आया है, उसने किसको दिखाया है, किसको नहीं दिखाया है, कौन याद रखता है, कौन नहीं याद रखता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और उस समय वो उस पोजीशन में नहीं होता है। जिस समय सर्च टीम फैक्ट्री के बाहर होती है उस समय पैनिक मोड होता है, या दुकान के बाहर होती है पैनिक मोड होता है। तो उस समय वो बातें जो हैं वो बाद में जब हम लोग बैठ के चीजों को एग्जामिन करते हैं फॉरेंसिकली, तब शायद हम उन चीजों को देख पाते हैं। उससे पहले तो वो सिचुएशन नहीं होती। उसके बाद जिस समय सर्च हो जाती है तो पहला इशू ये होता है कि भाई कितना पैसा आप ले गए हो, तो जो पैसा ले गए उसका क्या करें, जो स्टेटमेंट ले गए उसका क्या करें, और जो मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट रिज्यूम कर गए हैं उसका क्या करें। सवाल वो आता है। उस सवाल में हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो हम चुपचाप बैठ जाएं, हमने रिट्रैक्शन कर दिया, पैसे का रिफंड मांग लिया और हम चुपचाप बैठ गए, या फिर हम हाई कोर्ट चले जाएं। अच्छा, हाई कोर्ट ने ये भी कह रखा है अगर 2 साल के अंदर आप कोई पिटीशन नहीं करते हो, ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि आपका लिमिटेशन खत्म हो गया रिफंड क्लेम कर। तो ये एक सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिट्रैक्शन तुरंत होना चाहिए, हाई कोर्ट को एटलीस्ट विदिन 2 इयर्स आपको अप्रोच करना चाहिए और उसके बाद रिफंड लेना चाहिए। जिस समय आपको रिफंड मिल जाता है, जो कि हाईली कंटेस्टेड होगा, रिफंड मिल जाता है उसी समय, उस समय के बाद वो आपके साथ कुछ और चीजें इनिशिएट करेंगे। या तो आपका ITC ब्लॉक करेंगे, या आपके साथ 83 की प्रोसीडिंग्स करेंगे, जिस समय आपका बैंक अकाउंट अटैच करेंगे। अब जब ये सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में आप क्या करें, क्योंकि उस सिचुएशन के साथ साथ आपके साथ वो 74 भी इशू करेंगे। तो आपके सामने 2-3 चैलेंजेस हो गए। आपको 83 चैलेंज करना है, आपको ITC लेजर ब्लॉकिंग भी चैलेंज करना है। ये दोनों चीजें आपको चैलेंज करनी होती है। उसके बाद 74 में भी आपको एडजुडिकेट करना होता है प्रॉपर्ली, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। इन सब सिचुएशन के दौरान अब सवाल ये होता है कि हम उसको कैसे डील करें। तो अब हम आ जाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में, जो कि प्रॉब्ली सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इंटरेस्टिंग होगा, कि जिस समय एडजुडिकेशन होता है और एडजुडिकेशन के दौरान वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें RUDs लगा के भेजते हैं। तो RUDs में बहुत सारे जो होते हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी प्रिंट आउट्स होते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स के प्रिंट आउट के लिए और लोगों के एडवर्स स्टेटमेंट के लिए आप क्या करें, ये एक सवाल है।
तो डिजिटल रिकॉर्ड जो होता है, जो कि वो आपके कंप्यूटर से खुद निकालते हैं, या तो कंप्यूटर ले जाते हैं आपका, या कंप्यूटर नहीं ले जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके कंप्यूटर से उन्होंने प्रिंट को निकाला है, तो ऐसी स्थिति में उनको एक सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उनको एक 65B का सर्टिफिकेट देना होगा। तो अगर 65B का सर्टिफिकेट एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो डिजिटल रिकॉर्ड का प्रिंट आउट एडमिसिबल नहीं है एविडेंस के अंदर। सर क्या बोले सर? 65B एविडेंस का एक सर्टिफिकेट देना होता है, तभी वो एविडेंस एडमिसिबल है, नहीं तो एडमिसिबल। एक बात और बताएं सर, मेरे बुक्स में प्रॉपर 26 के सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं और R13B का मिसमैच है, इस आधार पर जो 26 में है वो नहीं है, बट वो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है हमारे। तो क्या वो RUD का पार्ट माना जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फैक्टर? मैं दोबारा से प्लीज कैन यू रीफ्रेज दैट? मेरा ये कहना है कि 26 में इनकम टैक्स के वो रिकॉर्ड है और उसके बेस पे मेरी ऑडिट भी हुई है, इनकम टैक्स ऑडिट, और उसमें वही सेल वही आ रही है फिगर आउटवर्ड सप्लाई की जो 26 की, ठीक है, बट R13B में वो रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, तो क्या ये माना जा सकता है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर? इनकम टैक्स और जीएसटी के रिकॉर्ड में मैचिंग, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा है कि वो सप्रेशन किसके पॉइंट पे माना जाता है? क्योंकि मेरे को तो पैसा रिसीव हुआ, या 26 जो है मुझे पैसा अगर रिसीव हुआ है, पेमेंट रिसीव हुआ है, या मैंने पेमेंट करी है, तो अगर मैंने पेमेंट की होगी, तो अगर TCS एप्लीकेबल है या सर्विसेज है तो TDS एप्लीकेबल है, तो मैंने उसमें वो एक एंगल वो हो गया जिसमें कि आपके एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, डिसअलाउ होंगे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन आपका टर्नओवर तो उससे कम से कम सामने निकल के आता है। हो सकता है कि आपके जो GST रिकॉर्ड्स हैं उससे वो मैच ना करता हो, क्योंकि वो हो सकता है कि जिसने R1 दाखिल किया है, R1 में वो मिस कर गया वो इनवॉइसेस को जब उसने पेमेंट किया है। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise. क्योंकि होता क्या है कि रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट जब भी होता है, जो मैंने प्रोड्यूस किया वो नहीं हो सकता, उनके पास कोई थर्ड पार्टी का कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट है जिसके कारण मैं आपको 74 में ले जा रहा हूँ। करेक्ट। और वो उनके पास हमारे डॉक्यूमेंट के आधार पे वो कहते हैं नहीं ये तो 74 होगा। नहीं, तो ऐसा है कि आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही वो कहते हैं। उनका तो ये कहना होता है कि आपके जो कंप्यूटर से डेटा मिला है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कहीं जनरेट नहीं कर सकते हैं सर, डॉक्यूमेंट, तो आपके यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जिसका उसका कारण ये है कि आपने कहीं थर्ड पर्सन के यहाँ आपने कोई रेड की और आपने उससे कोई डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किया और वो आप देख रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट ने मैंने अपने अपने इनवर्ड में नहीं ली है या आउटवर्ड में नहीं दिखाई है, उस बेसिस पे वो तो ऑलरेडी तैयार हो सकता है, लेकिन वो करते नहीं है। नहीं, वो करते हैं। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जो थर्ड पार्टी के यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, डॉक्यूमेंट मिले हैं या उसका स्टेटमेंट आया है, उसके बेसिस पे उन्होंने लायबिलिटी क्रिएट करी है। हाँ, तो वहां तो 74 होता है, लेकिन नॉर्मली वो हमारे रिकॉर्ड को निकाल के कहते हैं कि ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, ये आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, नॉन डिक्लेयर ऑफ फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं 74 में जा रहा हूँ। वो ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है डिपार्टमेंट को, तो दैट इज श्योरली अ सप्रेशन ऑन माय पार्ट। करेक्ट, लेकिन बट इट इज द आल्सो डिक्लेयर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। राजेश जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ ना, but that is a question which has to be clarified to them in the adjudication process. आप डिपार्टमेंट का हाथ नहीं रोक सकते कि उसको नहीं कर सकते हैं। You can clarify your position while filing the reply, and then you can clarify and then you can contest it, because the department will try to put as much document as possible against you. नहीं, मैंने तो सर मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मैंने ये देखा कि 73 में जो चीज जानी चाहिए थी उसका टाइम ओवर हो गया। अब उनको लगता है यार 74 है, कर लो और ये बना दो इसको आधार, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। आपका बिल्कुल कहना सही है। तो देखिए, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए एक जजमेंट है, रजा टेक्सटाइल वर्सेस CIT कानपुर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। ये इनकम टैक्स एक्ट जो 2021 का था उसमें ये मसला आया था कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए जुरिडिक्शनल फैक्ट्स क्या होते हैं।
उसके पैरेलल अगर आप ड्रॉ करें तो 74 के लिए जुरिडिक्शनल फैक्ट्स क्या होंगे, जो अभी आपने बहुत राइटली कहा कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ऑफ फ्रॉड और इवेजन टू इंटेंट टू इवेड, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जुरिडिक्शनल फैक्ट होने चाहिए, विच इज अगर हम लिखते हैं तो लिखावट में उसको प्राइमरी फैक्ट्स बोलते हैं, जब हम उसका एविडेंस लगाते हैं उसको जुरिडिक्शनल फैक्ट्स बोलते हैं, मतलब एविडेंस के साथ सपोर्टेड है। केवल राइटिंग नहीं हो सकती, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या सर्कमस्टेंसेस इस तरह से डिस्क्राइब्ड हो कि दैट जस्टिफाई द इन्वोकेशन ऑफ 74। अगर वो शो कॉज नोटिस में मिसिंग है, देन इट इज अ मैटर व्हिच कैन बी चैलेंज्ड डायरेक्टली बिफोर द हाई कोर्ट, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। करेक्ट सर। तो ये जो एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है रजा टेक्सटाइल वर्सेस सीआईटी रामपुर, रजाक टेक्सटाइल, रजा टेक्सटाइल, RAZK, RAZA। जरा सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। रिसेंटली सर एक सर्च में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जो आपने 50 की बात की, तो वो स्टेट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का सर्च था, तो वो केस में वो लोग 50 अपने साथ लेके आए थे, दे ब्रिंग 50 विद देमसेल्व, और फिर जब हमने पूछा कि ये लोग कौन है, तो कि ये 50 है और ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वो सुबह से शाम तक उनके साथ बैठे रहते थे और रात को फिर जब पंचनामा के टाइम साइन करके चले जाते थे। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि ये पॉसिबल नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन होता क्या है कि उनके पास दो लोग होते हैं, एक उनका ड्राइवर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होता है सर्च टीम का, वो एक पंच होता है, और दूसरा उनके पास दूसरा ड्राइवर, अगर दो गाड़ियां तो दूसरा ड्राइवर होता है। आप और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जिस समय कि उनके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि उन सबको टाइम लगता है, दे वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू योर कंप्यूटर थिंग, तो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को और कंप्यूटर को एक्सेस करता है, उसको कॉपी करता है, और वो दोनों के दोनों उनके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस समय पंच इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट सर्च ऑपरेशन इज इलीगल एंड बिकॉज दैट वॉयलेट्स दी प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि क्या ऐसा कोर्ट इन सब चीजों को बहुत एडवर्सली देखती है या कोर्ट इनको इग्नोर कर देती है, क्योंकि आपको बेनिफिट तो तब है कोर्ट इसको एडवर्सली देखे। यस। अच्छा, अब कोर्ट एडवर्सली देखे, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, ये सवाल है। क्या मैं ऐसे ही कोई प्ली ले लूंगा और वो 50 डिस्क्रेडिट हो जाएंगे? आंसर इज नो। उसके लिए जरूरी है कि आप क्लियर एलिगेशन आपके पास होना चाहिए कि उन्होंने सर्च ऑपरेशन जो किया था वो गलत किया था, उसमें इलीगैलिटी थी, उसमें हाई हैंडेडनेस थी, उन्होंने हम लोगों को परेशान किया, दुखी किया, मारपीट की, गाली गलौज करी, और कुछ जो और वो करते हैं आमतौर पे, जो उनका मोडस ऑपरेंडी, वो सब किया। और ऐसे में जो 50 का जो विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस का नैरेटिव है, वो गलत है, एंड देयरफॉर आई शुड बी गिवन द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द 50 आल्सो। ओके। तो जिस समय आप नहीं तो पंच को कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। पंच केवल तभी क्रॉस एग्जामिन हो सकते हैं जबकि कोई सर्च ऑपरेशन में प्रोसीजरल इलीगैलिटी हो। तो प्रोसीजरल इलीगैलिटी का एलिगेशन होना जरूरी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब आप पहला रिप्रेजेंटेशन देते हैं रिट्रैक्शन का। ठीक। पंच के लिए तो सर ये कहा गया है जीएसटी में कि उस लोकेलिटी के संभ्रांत व्यक्ति हो जो इंडिपेंडेंट हो, तो वो तो उस लोकेलिटी के भी नहीं है और वो संभ्रांत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनती? वही मैंने आपसे कहा कि आपको ये बात कहनी पड़ेगी। देखिए, जिस समय उन्होंने पंचनामा साइन कर दिया, मामला तो ओवर हो गया। अब आप 74 में खड़े हुए हैं, आप 74 में खड़े हुए हैं और 74 में आप अपने आप को डिफेंड करेंगे। देखिए, कोई एकेडमिक एक्सरसाइज तो करेंगे नहीं कि वो चले गए, 74 आया नहीं और आपने कहा कि नहीं एक बात गलत हुई है और इसके लेके हम कोई मुकदमा करते हैं। ऐसा भी कोई बिजनेसमैन नहीं करता है। वो तो ये कहेगा जिस समय 74 आ जाएगा तब आप कहेंगे कि पूरे सर्च ऑपरेशन इलीगल है। जो उन्होंने तरीके से डॉक्यूमेंट बनाए, दे आर ऑल क्रिएटेड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, दे डू नॉट सपोर्ट द केस अगेंस्ट मी एंड दे शुड बी डिस्क्रेडिटेड एंड डिस्कार्डेड। और मुझे इन लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसमें आप पंच के नाम भी दोगे। अब पंच को आपको कैसे मालूम है कि वो पंच थे या नहीं थे? चलो, अगर कोर्ट यहां तक कहता है कि अगर लोकेलिटी का आदमी नहीं मिलता है तो बाहर के आदमी को भी ले सकते हैं। भाई, कौन सा, मैं अगर मार्केट में बैठा हुआ हूं, उस मार्केट का कौन सा दुकानदार दूसरा आएगा मेरे खिलाफ बनेगा? कोई नहीं बनेगा। जबकि प्रोविजन ये दे रखा है कि अगर किसी को हम कहते हैं तुम पंच बनो, मना करता है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। लेकिन कभी भी पुलिस वाले या सर्च टीम उसको कभी नहीं बनाती है। उसका कारण यह है कि वो तो उनको मालूम है 100% बाद में रिट्रैक्ट कर जाएगा।
तीसरी बात, उसके लिए एक सोशल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल साइड है और कोर्ट इस बात को समझता है, प्रैक्टिकलिटी को भी समझता है। अब सवाल होता है कि जिस समय हम उसको पंच को, जिस समय अपना रिप्लाई देते हैं, रिप्लाई के अंदर आपके पास अगर उनका फोन नंबर या उसका नाम है, आप उससे सर्च करें, उसका स्टेटस आपको सोशल मीडिया से मिल जाता है, आप उसको लगा दीजिए उसके अंदर, और उसको आप लगाने के बाद अपने रिप्लाई में उनसे कहिए कि साहब ये आदमी जो है ये पंच इंडिपेंडेंट नहीं था, इलीगैलिटी हुई है, उसने जो नरेशन दिया है, क्योंकि पंच साइन करते हैं एज ए विटनेस कि ये जो हुआ मेरे सामने हुआ है वो सारा सारा गलत है और फर्जी है। तो आपके पास क्या हो गया, आपने थर्ड पार्टी स्टेटमेंट के लिए आपने क्रॉस एग्जामिनेशन मांग लिया, दूसरा आपने पंचों के क्रॉस एग्जामिनेशन मांग लिया, तीसरा अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो सेक्शन 65 का बी का सर्टिफिकेट एब्सेंट होता है और उसके बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट आपके एडमिसिबल नहीं होंगे, मतलब आपके खिलाफ। तो जिस समय आपके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्यूमेंट आपके खिलाफ पढ़े नहीं जा सकते। अब मोस्टली होता क्या है कि उन्होंने निकाला लेजर आपका कंप्यूटर से और उसका प्रिंट लगा के आप चला दिया, उस पर आपके साइन भी करा लिए। तो आपका रिट्रैक्शन इस बात को जरूर कहना चाहिए कि जो जो डॉक्यूमेंट मुझसे साइन कराए गए उसमें क्या क्या था, क्योंकि रिट्रैक्शन आपका फिर वो की हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ योर 74 एडजुडिकेशन। और अगर वो 65B आमतौर पे जो लेजर होता है दैट बिकम्स द बेसिस फॉर यू फॉर देम टू इशू 74 एंड क्रिएट द लायबिलिटी एंड कैलकुलेट इट। तो अभी किसी केस के अंदर ऐसा ही हुआ है जिसमें कि मैंने उनको एडवाइस किया है कि 90% लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम द कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड 10% लायबिलिटीज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स। तो ठीक है, तुम्हारा 90% तो जाएगी, 10% यू कैन ऑलवेज फाइट। सो दैट इज अ सिचुएशन वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। और उसमें एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का PB अनवर वर्सेस PK बशीर के नाम से, आप नोट कर लीजिए, 65B के ऊपर है, उसका पैरा 18 एंड 23, दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। सर ये जजमेंट आप भेज सके तो अच्छा। हाँ, वैसे भी आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल भी करेंगे मैं भेज भी दूँ। 65B का सर सर्टिफिकेट मुझे कब मांगना चाहिए? नहीं, आपको नहीं मांगना है, नहीं, आप क्यों अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे? नहीं, हम कब इसकी प्ली लेंगे? हम इसकी प्ली जो है जिस समय 74 में वो उसको यूज करेंगे। अच्छा, जब वो नोटिस हमें देंगे। हाँ, और 74 में आप यूज करेंगे, और 74 में आमतौर पे आप जो हैं जब लास्ट हो सेकंड सबमिशन में एडिशनल सबमिशन की फॉर्म में कीजिए, दैट इज ए स्टडी। अच्छा, तो हम तो इससे बढ़िया कि मैं इसको फर्स्ट अपील में उठाऊं ना। फर्स्ट अपील में मत उठाइए उसको, आप देखिए एविडेंस जो है वो कभी भी ऐसा मत कीजिए। फर्स्ट अपील में अगर आप पहले नहीं लेंगे तो वो बाद में माना जाएगा कि आपने वेव कर दिया अपना राइट। ओके, क्योंकि एविडेंस का जो मसला है उसमें वेवर भी हो सकता है। सर केस लॉ का नाम क्या बताया सर? PB अनवर, मैं आपको भेज भी दूंगा, मैं कौशल जी को भेज दूंगा, कौशल जी आपको डिजमिनेट कर देंगे ग्रुप, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये फॉर द टाइम बीइंग ये एक मसला था। और एक जो क्वेश्चन है विच मिस्टर शेट्टी हैज रेज्ड about what should happen in case there is a inspection and inspection is to be converted into search. What is the right procedure? I will have to deliberate further on this and I will come back to on this and probably share something with Mr. Shetty. He has asked a very, very important, relevant question. सर इसके साथ एक क्वेश्चन और बताइएगा कि 130 की कार्रवाई, 130 में कार्रवाई न करके 74 में कार्रवाई होनी चाहिए, जो इलाहाबाद का डिटर्जेंट के मामले में जो एक डिसीजन आया था। हाँ, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। मैं जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें अगर मुझे मौका मिला तो मैं 130 वर्सेस 74 दोनों पे बात कर लूंगा। हाँ, उसमें वो यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अन्य डिटर्जेंट या कौन से डिटर्जेंट में फैसला आया था। ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये है कि वो उसके लिए एक सर्कुलर भी है आई बिलीव, जो लेकिन वो 122 को एड्रेस करता है। 129, 130। हाँ, 130 में उन्होंने कंडक्ट की थी कार्रवाई, बाद में हाई कोर्ट ने उसे क्वेश्चन कर दिया, कहा कि 130 में आप नहीं कर सकते, इसको 74 में करना चाहिए। हो सकता है। लेट मी जस्ट, आई विल हैव टू गो थ्रू दैट, वो क्या जजमेंट आया है और उस जजमेंट के बेसिस पे हम लोग उस चीज को देख लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में कौशल जी, नाउ आई थिंक इट इज 8:45. I may have to rush to the court right now, so I would like to take the leave, and I would be happy to address the questions which my colleagues would like to raise, and I will surely answer Mr. Shetty's question. सर मैंने बीच में मैं रोक रहा हूँ। सर से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आपसे कांटेक्ट मुझे करना हो या हम लोगों को अगर कोई केस आपको हैंड ओवर करना हो तो उसके लिए भी सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी,
तो एक बार आप उनसे बात करके जो फीस है और है वो थोड़ा सा हम तो लोग आप पे डायरेक्ट लिमिटेड बात कर करिए। लीजिएगा ना राजेश जी, वो फोन नंबर विवेक जी का है ही आपके पास, ओके, है ना विवेक ठीक जी? ठीक। इज इट ओके? हाँ ठीक है, फाइन, यू मोस्ट वेलकम, आई विल बी हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर यू गाइज। और ठीक है, आई थिंक थैंक यू सो मच, you know, and probably we'll connect once again and we will address all these two questions which I'm noting down. Okay, Vivek ji, thank you so much on behalf of all of us. Again, it was a enlightening session for all of us. और इतना कुछ सीखने को मिला, हमें लगता था कि जिसको भी लगता है जीएसटी सिर्फ इतना सा है, छोटा सा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत रिसर्च, बहुत ज्यादा पढ़ना और बहुत ज्यादा मेहनत। तो विवेक जी साथ होंगे तो हम लोग लगता है कि थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, and I'll connect once again. ओके ओके, And we will also deliberate. I'm just talking to you, I'm getting the point. When the mobile phone is taken away, then what should be the how to track that mobile phone's location, ओके ठीक है, and then make a complaint. ठीक है सर, मिलते Okay, very well. Thank you so much. हैं। Bye bye. Thank you, sir. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.